नमस्कार सभी को। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 8th एनसीईआरटी हिस्ट्री किताब से एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के कुछ नोट्स डिस्कस करेंगे और जो चैप्टर है उसका नाम है सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। तो इससे रिलेटेड जो और भी नोट्स हैं इस किताब के और भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए चैप्टर में बहुत सारे छोटे छोटे से आपको पहले टर्म्स देखने को मिलेंगे, तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। जैसे लिंग्विस्ट क्या होता है, लिंग्विस्ट के बारे में बताया गया है। तो वन हु नोज एंड स्टडीज सेवरल लैंग्वेजेस, तो मतलब ऐसा कोई पर्सन जो कई सारी लैंग्वेजेस को पढ़ सकता है, जानता है, ठीक है, और स्टडी करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लिंग्विस्ट बोलते हैं। नेटिव कौन होते हैं, तो अ पर्सन बॉर्न इन स्पेसिफाइड प्लेस और एसोसिएटेड विद अ प्लेस बाय बर्थ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पर्सन है वो पर्टिकुलर प्लेस पे, जैसे मान लीजिए इंडिया है, तो कोई पर्सन इंडिया से बिलोंग करता है, इंडिया में पैदा हुआ है, इंडिया में उसका बर्थ हुई है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, इंडिया का नेटिव कहेंगे। ओरिएंटलिस्ट क्या होते हैं, तो ओरिएंटलिस्ट के बारे में बताया गया, दोज विद स्कॉलरली नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया। तो ओरिएंटलिस्ट वो है मेनली जिनको कल्चर और लैंग्वेज के बारे में पता है। और कहाँ की कल्चर और लैंग्वेज, तो एशिया। एशिया मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं मेनली पर्टिकुलरली यहाँ पर बात हो रही है इंडिया की। तो इंडिया की कल्चर लैंग्वेज के बारे में जिनको पता है उसको क्या कहते हैं, ओरिएंटलिस्ट कहते हैं। मुंशी कौन होता था, पर्सन हु कैन रीड राइट एंड टीच पर्शियन, उसको क्या कहते थे, मुंशी कहते थे। तो मुंशी याद रखिएगा, जो पढ़ सकता है पर्शियन, जो लिख सकता है और जो पढ़ा सकता है पर्शियन में, उसको क्या कहता था, मुंशी कहा जाता था। वर्नैकुलर आपने सुना होगा, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। तो वर्नैकुलर क्या होता है, वर्नैकुलर के बारे में बताना, इट रेफर्स टू अ लोकल लैंग्वेज। तो वर्नैकुलर मेनली क्या है, लोकल लैंग्वेज है या डायलेक्ट है। डायलेक्ट मतलब जैसे भोजपुरी अगर आप जानते होंगे, तो भोजपुरी भाषा नहीं है, भोजपुरी क्या है, केवल एक डायलेक्ट है, ठीक है, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड लैंग्वेज। तो यही बात कही गई, जो लैंग्वेज होती है इट रेफर्स टू अ लोकल लैंग्वेज एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड लैंग्वेज, मतलब स्टैंडर्ड लैंग्वेज से अलग है और वो क्या है, लोकल लैंग्वेज है, उसी को कहते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज। जैसे हम लोग यहाँ भारत में देखेंगे तो हिंदी है, ठीक है। माइन्यूट की बात करी गई, मिनट बोले हैं, माइन्यूट बोले, जैसे आप लोग ने देखा होगा मैकुले मिनट, ठीक है। अभी हम लोग आगे चैप्टर में देखेंगे मैकुले मिनट के बारे में, ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उसको क्या कहा जाता है, मिनट कहा जाता है। इसी तरीके से मिनट, मैकुले मिनट देखेंगे और एक और चीज देखेंगे, वुड्स डिस्पैच देखेंगे। तो वुड्स डिस्पैच में डिस्पैच क्या होता है, तो एक ऑफिशियल रिपोर्ट होती है जिसको क्या कहते हैं, डिस्पैच कहते हैं। पाठशाला क्या होता है, तो आपको पता ही होगा, लोकल स्कूल होते थे पहले के जमाने में, जिसको क्या कहते थे, पाठशाला कहते थे। आते हैं मेन हम लोग नोट्स पे, क्या चैप्टर में कहा गया है। तो पहला टॉपिक है हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन, मतलब जो ब्रिटिश हैं वो हम लोग की एजुकेशन को, मेनली इंडियन एजुकेशन को किस तरह से देखते थे उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ब्रिटिश इन इंडिया एस्टैब्लिश देयर रूल ओवर द एंटायर कंट्री। तो आपको पता होगा ब्रिटिश ने मेनली, अगर आप देखेंगे तो 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ, उसके बाद अगर आप देखेंगे बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में, और इस 1764 के बाद से ब्रिटिशर जो थे हम लोग की कंट्री में जमने लग गए थे, शासन करने लग गए थे हम लोग पे, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर कही गई मेनली कि पूरे भारत पे इन लोग ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। इसके बाद इनका काम क्या था कि सिविलाइज द नेटिव्स। वो लोग ये समझते थे कि जो भारतीय हैं वो अनसिविलाइज्ड है, मतलब वो मतलब पढ़े लिखे नहीं है, उनको कल्चर नहीं पता, उनको ट्रेडिशंस नहीं पता, और वो अनसिविलाइज्ड है, वो हम लोग को ऐसा मानते थे। तो उनका ये कहना था कि इन नेटिव्स को, मतलब इंडियंस को सिविलाइज करने की जरूरत है। और कैसे सिविलाइज किया जाएगा, प्रॉपर एजुकेशन देके, ठीक है, मतलब वो हम लोग को एजुकेशन देंगे और हम लोग उससे क्या हो जाएंगे, सिविलाइज हो जाएंगे, ऐसा वो लोग मानते थे, ठीक है। एंड बाय चेंजिंग देयर कस्टम एंड वैल्यूज, और हम लोग की वो कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को, वैल्यूज को चेंज करना चाहते थे, ठीक है। तो ये जो बात है ये किसमें आ गई, हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन। तो एजुकेशन को मेनली इसलिए इस तरीके से देखते थे कि वो भारतीयों के कल्चर को बदल सकें, उनकी वैल्यूज को बदल सकें, उनके कस्टम्स को बदल सकें, और भारतीयों को क्या बना सकें, सिविलाइज्ड बना सकें, क्योंकि उनके दिमाग में ये था कि भारतीय अनसिविलाइज्ड है, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो हम लोग का सिविलाइजेशन सबसे एक तरीके से पुराना सिविलाइजेशन है। नेक्स्ट पे आते हैं द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। अब देखिए ओरिएंटलिज्म की बात अगर करी जाए तो ओरिएंटल अभी आपको बताया था, जो मेनली एशियन कल्चर से जुड़ा होता है उसको ओरिएंटल कहते हैं। तो यहाँ पर एक नाम दिया गया विलियम जोन्स के बारे में। तो विलियम जोन्स क्या किए उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। ये एक एक्सपर्ट थे लॉ में और लैंग्वेज थे, मतलब कई सारी लैंग्वेजेस का इनको ज्ञान था, और साथ ही साथ लॉ में भी इनका एक तरीके से एक्सपर्ट थे, इनको लॉ के बारे में बहुत कुछ पता था। अब इन्होंने देखिए एक अच्छा काम किया, क्या काम किया, इन्होंने एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट को पढ़ना स्टार्ट किया।
एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट कौन कौन से, जैसे मान लीजिए भगवत गीता हो गई, उसको इन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया, चाहे वो लॉ की हो। अब जैसे लॉ में आप देखेंगे तो लॉ में मेन इकोनॉमिक्स जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें आपको चाणक्य की किताब मिलेगी जिसको कहते हैं अर्थशास्त्र। इसी तरीके से फिलॉसफी, जो भारतीय बहुत सारे टेक्स्ट थे जिनकी फिलॉसफी थी, वो फिलॉसफी इन्होंने पढ़ी। रिलीजन के बारे में पढ़ा, पॉलिटिक्स पढ़ी, मोरालिटी, अरिथमेटिक, मेडिसिन, मतलब ये इन्होंने पढ़ी तो पहले भी थी, लेकिन इंडियन टेक्स्ट इस विषय से रिलेटेड इन्होंने पढ़ाई करी। और साइंस में भी इन्होंने देखा कि भारतीयों ने साइंस में क्या क्या टेक्स्ट भारत में है वो सब इन्होंने यहाँ पर पढ़ाई करी। यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि इंडिया मतलब आज का इंडिया है। इंडिया का मतलब अगर पहले देखेंगे तो अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी जगह थी जो पहले इंडिया कहलाती थी। तो यहाँ पर केवल हिंदू या हिंदी लिटरेचर नहीं पढ़ते थे, अरबिक लिटरेचर भी पढ़ते थे, पर्शियन लिटरेचर भी पढ़ते थे, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए दो और नाम दिए गए हैं, जैसे इंग्लिश में दिए गए कौन कौन, हेनरी थॉमस कोलब्रुक, और दूसरे दिए गए नथानियल और हेलहेड। ठीक है, तो एक ही नाम है, हेनरी थॉमस कोलब्रुक एक नाम हो गया और दूसरे हो गए नथानियल हेलहेड। ठीक है, अब इन लोग ने क्या किया, दे वर ऑल्सो बिजी डिस्कवरिंग द एंशिएंट इंडियन हेरिटेज। अब देखिए ये किस चीज में बिजी थे, तो ये एंशिएंट इंडियन हेरिटेज को डिस्कवर कर रहे थे, या एक तरीके से कह सकते थे इनकी मेनली वो पढ़ाई कर रहे थे। मास्टरिंग इंडियन लैंग्वेजेस, जो भी इंडियन लैंग्वेज है, जैसे हिंदी हो गई, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, ठीक है, उस समय अगर देखेंगे पर्शियन हो गई, अरबिक हो गई, तो उसको भी ये लोग क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। एंड ट्रांसलेटिंग संस्कृत एंड पर्शियन वर्क्स इनटू इंग्लिश, और क्या कर रहे थे, जब इन्होंने पर्शियन पढ़ी तो पर्शियन की कई सारी इनको किताबें मिली। ठीक है, संस्कृत पढ़ी तो संस्कृत में कई सारी किताबें मिली, कई सारे टेक्स्ट में, तो उन्होंने इन लोगों ने क्या किया, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना स्टार्ट किया। इसके बाद आते हैं, इसके बाद क्या कहा गया है, फोर्ट विलियम कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1800। अब देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ, तो ये कलकत्ता में एस्टैब्लिश हुआ। कब एस्टैब्लिश हुआ, 1800 में एस्टैब्लिश हुआ, फॉर द ट्रेनिंग ऑफ ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी इन लैंग्वेजेस एंड कस्टम्स ऑफ इंडियंस। मतलब क्या है इसका, अब देखिए भारत पे क्योंकि इन लोग को शासन करना था, तो भारत पे शासन करने के लिए भारतीयों के लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए, इनके कस्टम्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इसको पहचानने के लिए, इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर खोला गया था, कलकत्ता में खोला गया था। ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए ब्रिटिशर जो सबसे पहले पकड़ बनाए थे वो कहाँ पर बनाए थे, कलकत्ता में ही। सबसे ज्यादा पकड़ और सबसे बड़ी पकड़ कलकत्ता में ही ब्रिटिशर की हो पाई थी। इसके बाद देखिए और कुछ बातें कही गई हैं इन्हीं विलियम जोन्स के बारे में और कोलब्रुक के बारे में। शेयर्ड अ डीप रिस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर्स। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे जो भी एंशिएंट कल्चर होते थे, चाहे वो भारत का हो या इजिप्ट का हो, तो कहीं के भी कल्चर अगर एंशिएंट है तो उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, उन कल्चर के प्रति इनके मन में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। बोथ ऑफ इंडिया एंड वेस्ट इंडियन सिविलाइजेशन। अब देखिए वेस्ट इंडिया दे दिया, वेस्ट इंडिया का मतलब एक तरीके से सुमेरियन हो गया, इजिप्शियन हो गया, तो जो सिविलाइजेशन थी उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो इन कल्चर के बारे में इनके प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट था इन लोगों को, ये यहाँ पर बताया गया है। दे फेल्ट हैड अटेन्ड इट्स ग्लोरी इन द एंशिएंट पास्ट बट हैड सब्सिक्वेंटली डिक्लाइंड। इनका मानना ये था कि ये जो कल्चर थे पुराने, जैसे हड़प्पा कल्चर देखा जाए, तो इनका ये मानना था कि एंशिएंट पास्ट में ये बहुत ज़्यादा समृद्ध थे, बहुत ज़्यादा ग्लोरी थी, या ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा पहले इनका ग्लोरी, एक तरीके से ग्लोरी को ग्लोरी में ही मान के चलिए, उसकी ज़्यादा हिंदी नहीं प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि ये जो कल्चर्स थे वो क्या हो गए, डिक्लाइन हो गए। ऐसा किसका मानना था, इन दोनों लोग का मानना था। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया, अब देखिए अगर इंडिया को समझना है, इट वॉज नेसेसरी टू डिस्कवर द सीक्रेट एंड लीगल टेक्स्ट दैट वर प्रोड्यूस्ड इन द एंशिएंट टाइम। अब देखिए इनको ये पता था कि अगर भारत को समझना है तो भारत को समझने के लिए भारत के लोगों को समझना पड़ेगा, और भारत के लोगों को समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा, जो सीक्रेट और लीगल टेक्स्ट थे। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें लिखी गई थी, जो सेक्रेड लोग मानते थे, जो बहुत ज़्यादा मतलब ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा जिसका आदर करते थे, रिस्पेक्ट करते थे इंडियंस, वो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, तो वही इसको मेनली ये लोग क्या करने लग गए थे, समझने लग गए थे। जोन्स एंड कोलब्रुक वेंट अबाउट डिस्कवरिंग एंशिएंट टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग। अब देखिए ये लोग क्या करने लगे, अभी आपको बताया, लोगों को समझने के लिए क्या कर रहे हैं कि यहाँ के एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं, उसकी मीनिंग को समझ रहे हैं, ट्रांसलेट भी कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांसलेट इसलिए कर रहे हैं कि वो खुद तो समझें और साथ ही साथ बाकी उनकी जो कम्युनिटी है वो भी यहाँ के कल्चर को समझ सके।
ठीक है, मेकिंग देयर फाइंडिंग्स नोन टू अदर्स, वही चीज यहाँ पर बताई गई। सेवरल कंपनी ऑफिशियल गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज आइडियाज, और जो कोलब्रुक और विलियम जोन्स का आइडिया था, इससे कई सारे कंपनी का ऑफिशियल जो थे वो सेटिस्फाई भी हुए, वो इन्फ्लुएंस भी हुए। दे फेल्ट दैट हिंदू एंड मुस्लिम्स ऑट टू बी टॉट व्हाट दे वर ऑलरेडी फेमिलियर विद। और इनको क्या लगा, मतलब जो इन्फ्लुएंस हुए थे ऐसे कंपनी के जो भी ऑफिशियल्स थे, कंपनी यहाँ पर कौन है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ बात हो रही। कंपनी को ये ना सोच लीजिएगा टाटा बिरला कोई कंपनी है, यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। तो जो यहाँ के ऑफिशियल्स थे, जो यहाँ के बड़े अधिकारी थे, उनको ये लगा कि अगर हिंदूज और मुस्लिम्स को पढ़ाना है तो क्या पढ़ाया जाए, तो ऐसी चीज पढ़ाई जाए जो जिनसे ये ऑलरेडी फेमिलियर हैं, जिनके बारे में इनको पहले से ही पता है। और कोई भी ऐसी चीज ना पढ़ाई जाए जिनके बारे में इनको बिल्कुल नहीं पता, जो चीज इनके लिए एलियन है, एलियन है मतलब बिल्कुल नई है। तो ऐसी चीज पढ़ाने से कोई मतलब होने वाला नहीं है, ऐसा कई सारे कंपनी ऑफिशियल्स को लगा था। और कुछ कंपनी ऑफिशियल्स ऐसे भी थे जो इस विचारधारा के बिल्कुल विपरीत थे, बिल्कुल अलग थे, मतलब ये जो सोच रहे थे वो बिल्कुल उसके अपोजिट सोच रहे थे। ठीक है, इसमें कहा गया इट वाज थॉट दैट दिस वाज ओनली वे द ब्रिटिश कुड विन हार्ट्स ऑफ द नेटिव्स। और देखिए बिल्कुल सही बात इन लोग को लगी थी कि यही एक ऐसा तरीका हो सकता है जिससे इंडियंस के प्रति, मतलब इंडियंस को ब्रिटिश के प्रति एक आदर आ पाएगा, उनका दिल जीत पाएंगे। तो वो बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, मतलब उन पे कोई चीज अगर थोपोगे तो कोई भी चीज एक्सेप्ट तो कर लेगा इंसान, लेकिन बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट करेगा, बहुत दिल पे पत्थर रख के एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है जो उसको पसंद है, जैसे मान लीजिए एक पर्सन है जिसको खेलना पसंद है और उसके पापा हैं मान लीजिए ये, और उसको खेलने के लिए बहुत सारा प्रोत्साहित करते हैं, कहते हैं बेटा और खिलो और खिलो और खिलो, तो ये सिंपल सी बात है कि अपने पापा से बहुत ज्यादा लगाव रखेगा, क्योंकि बचपना है। अब मान लीजिए दूसरे उसके पापा हैं, ठीक है, वही सेम बच्चा है, मान लीजिए उसके पापा ने नेचर बदल दिया, अब क्या है उसके पापा बिल्कुल घृणा करते हैं कि वो बिल्कुल ना खेले, तो क्या होगा, ये बच्चा इसके मतलब वो, अब पापा जब मना कर रहे हैं तो खेलेगा नहीं, लेकिन फिर भी क्या होगा, इस बच्चे के अंदर पापा के प्रति थोड़ी सी निगेटिव फीलिंग आ जाएगी। तो वही चीज यहाँ पर हो गई थी ब्रिटिश और इंडियंस के बीच में, वो यहाँ पर बताया गया। तो इसी तरीके से हार्ट को जीत सकते थे, लेकिन यहाँ पर वही अगली बात बताई गई, नॉट ऑल द कंपनी ऑफिशियल्स शेयर दीज व्यूज। लेकिन सारे के सारे जो कंपनी ऑफिशियल्स थे उनका मानना नहीं था। दे बिगेन टू क्रिटिसाइज द ओरिएंटलिस्ट वर्जन ऑफ विजन ऑफ लर्निंग। मतलब अब ऐसे कई सारे लोग आ गए, कई सारे कंपनी के ऑफिसर्स आ गए जो क्या करने लग गए, क्रिटिसाइज करने लग गए, मतलब बहुत सारी गलत बातें बताने लग गए कि इन लोगों को कुछ आता नहीं है, इनका कल्चर ठीक नहीं है, इनके जो टेक्स्ट हैं उनमें कुछ है ही नहीं, जीरो है उनका टेक्स्ट, ऐसी ऐसी बातें करने लग गए। They strongly disapprove the British effort to encourage the study of Arabic and Sanskrit language and literature। और देखिए ऐसे ऑफिशियल्स आ गए जिन्होंने ये कहा कि अगर ब्रिटिश एफर्ट करता है इंडियंस को क्या पढ़ाने के लिए, अरेबिक, संस्कृत या इनका जो लिटरेचर है उसको पढ़ाने के लिए एफर्ट करता है, तो बिल्कुल गलत है, उसको डिसअप्रूव कर दिया। मतलब इनका ये कहना था कि इंडियंस हैं उनको भी क्या पढ़ाई जाए, केवल और केवल इंग्लिश पढ़ाई जाए, इंग्लिश में ही सारी चीज़ें पढ़ाई जाए, इंग्लिश के लिटरेचर पढ़ाए जाए, इंग्लिश के साइंस पढ़ाई जाए। तो ये मेनली ये बात करने लग गए थे। ठीक है, इसके बाद आते हैं ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। अब देखिए एरर्स क्या थे ईस्ट के, वो जानने हम लोग को। जैसे यहाँ पर जेम्स मिल का एक और नाम दिया गया है, वॉज वन ऑफ दोज हु अटैक द ओरिएंटलिस्ट। मतलब क्या हुआ, अभी आपने देखा कई सारे ऐसे लोग थे जो ओरिएंटल एजुकेशन को, या कह सकते हैं जो एशियन एजुकेशन थे उसको मानते नहीं थे। तो उनमें से एक और एग्जाम्पल देखने को मिल गया, कौन, जेम्स मिल। ये बिल्कुल अगेंस्ट था ओरिएंटलिस्ट के, मतलब एशियन कल्चर के बिल्कुल अगेंस्ट था। ही वॉज ऑफ ओपिनियन दैट इंडियन शुड बी मेड फेमिलियर विद साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेस। अब देखिए ये क्या मानता था, ये मानता था कि इंडियंस को किस चीज़ से अवेयर कराना चाहिए, साइंटिफिक और टेक्निकल जो भी एडवांसेस हो रहे थे उससे अवेयर कराना चाहिए। ठीक है, जो कि किसने किए हैं, वेस्ट ने जो साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसेस किए हैं उससे अवेयर कराना चाहिए। हालांकि अगर देखा जाए साइंस में, मैथमेटिक्स में इंडिया बहुत आगे था, लेकिन वो इसको पढ़ना नहीं चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि लोग उसको पढ़ें, ये चाहते थे कि लोग वही चीज़ पढ़ें जो वेस्ट ने जिस चीज़ को बनाया है। ठीक है, वेस्ट की साइंस को पढ़ें, जो हम लोग के यहाँ खुद की साइंस है उसको ना पढ़ें। रादर देन विद पोएट्री एंड सीक्रेट लिटरेचर ऑफ ओरिएंट। ठीक है, और वो ये नहीं चाहता था कि भारत के लोग पोएट्री पढ़ें, जो कि यहाँ का सीक्रेट लिटरेचर है, जैसे भगवत गीता है, कुरान है, बाइबल है। बाइबल तो चलिए इनका ही हो गया, तो कुरान हो गया, भगवत गीता हो गई, महाभारत, रामायण। लोग नहीं चाहते थे कि ये चीज़ पढ़ें लोग। ठीक है, ये चाहते थे कि इनकी किताबें पढ़ें और जिसमें साइंस और मैथ्स के बारे में चीज़ें बताई गई हैं। अब इसके बाद क्या कहा गया, देखिए एक और बहुत खतरनाक नाम आ गया जिसका नाम है थॉमस बेबिंगटन
मैकुले। अब देखिए मैकुले या मकाले इसको कहते हैं, इसको इस नाम से ज़्यादा फेमस है, बाकी दोनों जो आगे के नाम दिए गए हैं इनिशियल नेम्स वो तो किसी को नहीं पता होते, लेकिन मैकुले जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस था क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा क्रिटिक किया है ओरिएंटलिस्ट को, मतलब जो ओरिएंटल एजुकेशन थी उसके ये बहुत ज़्यादा खिलाफ था। ये इंडिया की लाइब्रेरी में जो किताबें रखी रहती थी, या ये कहता था कि पूरे भारत में जितने भी टेक्स्ट हैं वो एक ब्रिटिश की लाइब्रेरी के एक शेल्फ के अंदर जितनी किताबें रखी हैं उसके बराबर हैं। सोचिए ऐसे ऐसे लोग हैं मैकुले नाम का, और इसने ये चीज़ कही और ये ओरिएंटल एजुकेशन के बहुत ज़्यादा खिलाफ था। ओरिएंटल एजुकेशन याद रखिएगा मेनली जो एशियन एजुकेशन है, ठीक है, एशियन जो टेक्स्ट है उसके बारे में यहाँ पर बात कही जा रही है। अभी हमने इसलिए आपको बता भी दिया था शुरू में। सॉ इंडिया एज एन अनसिविलाइज कंट्री। अब ये क्या मानता था, मैकुले मानता था कि इंडिया कैसी कंट्री है, अनसिविलाइज्ड कंट्री है, मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो अनसिविलाइज्ड हैं, उनको कोई कल्चर वल्चर पता ही नहीं, उनको कोई मैनर वैनर पता ही नहीं है, ऐसा मानता था, ठीक है। और ये चाहता था कि लोगों को क्या करना चाहिए, यहाँ के लोगों को सिविलाइज करना चाहिए, और कैसे करेंगे तो उनको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाओ, ठीक है। ये मानता था कि इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ेंगे और लोग सिविलाइज हो जाएंगे। बेटा ऐसा तो हमको नहीं लगता कि कहीं होता भी होगा, लेकिन फिलहाल ये मानना था किसका, मैकुले का। इसके बाद आते हैं फाइनली, अब देखिए इसी में एक नया इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आ गया था, इसी की मदद से ये जो मैकुले आया था उसी की मतलब वही एक एक्ट लेके आया जिसको कहा गया इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। इसको मैकुले मिनट भी कहते हैं कई जगह, ठीक है, वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट की बात करी जाए 1835 में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। द डिसीजन वाज टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब देखिए इसमें क्या था कि जो इंग्लिश थी वही मीडियम रहेगी इंस्ट्रक्शन की, मतलब कोई भी चीज़ कोई भी पढ़ाई अगर होगी वो किस में होगी, इंग्लिश में होगी, लेकिन कौन से लेवल पे, हायर एजुकेशन पे जो भी पढ़ाई होगी वो कैसे होगी, वो इंग्लिश में होगी। एंड टू स्टॉप द प्रमोशन, और एक और चीज़ इसमें कह दी, इंग्लिश में पढ़ाएंगे तो है ही, लेकिन ओरिएंटल एजुकेशन जो हो रही थी उसको बिल्कुल ख़त्म करने को इन लोग ने कह दिया। मतलब इस एक्ट में ओरिएंटल एजुकेशन को स्टॉप करने की बात यहाँ पर करी गई, ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस को स्टॉप करने की बात करी गई। और ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस में अगर आप देखेंगे कलकत्ता मदरसा हो गया, बनारस संस्कृत कॉलेज हो गया, तो इन सबको बिल्कुल बंद करने की बात यहाँ पर करी गई है इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में। देखिए 1854 में क्या आया, 1854 में आया वुड्स डिस्पैच, ठीक है। अब वुड्स डिस्पैच क्या है, तो ये भारत में आया, इसमें क्या था, आउटलाइनिंग द एजुकेशनल पॉलिसी दैट वाज टू बी फॉलोड इन इंडिया। अब देखिए यहाँ पर भी जैसे 1835 में मैकुले मिनट आया, उसके बाद वुड्स डिस्पैच आया, इसमें भी क्या बताई गई, एजुकेशनल पॉलिसी के बारे में बताया गया कि कौन सी एजुकेशन पॉलिसी ऐसी रहेगी जो भारत फॉलो करेगा। इट एम्फेसाइज्ड वंस अगेंस्ट द प्रैक्टिकल बेनिफिट ऑफ सिस्टम ऑफ यूरोपियन लर्निंग। और देखिए जैसे मैकुले ने जो बात बताई थी कि क्या पढ़ाओ, इंग्लिश लैंग्वेज में हर चीज़ पढ़ाओ, यूरोपियन लैंग्वेज में हर चीज़ पढ़ाओ, तो वही चीज़ यहाँ पर भी बताई गई कि यूरोपियन जो कल्चर है, जो यूरोपियन जो सिस्टम है लर्निंग का, उस तरीके से अब यहाँ पर पढ़ाई होगी। तो हम लोग का जो पहले एजुकेशन सिस्टम था उसको बिल्कुल बदल के इन लोग ने रख दिया, ठीक है। इसके बाद अगली हेडिंग है एजुकेशन फॉर कॉमर्स। कॉमर्स मतलब एक तरीके से बिजनेस कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, द ब्रिटिश टुक सेवरल मेजर्स टू अपलिफ्ट द इंडियन एजुकेशनल सिस्टम। तो ब्रिटिश ने कई सारे मेजर्स अपनाए जिससे इंडिया के एजुकेशनल सिस्टम में बहुत सारा चेंज लाने की इन लोगों ने कोशिश करी। दे सेटअप एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स, इन लोग ने क्या किए, एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स स्टार्ट किए। यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया, जैसे यूनिवर्सिटी अगर आप देखेंगे कलकत्ता में यूनिवर्सिटी बनाई गई, मद्रास में बनाई गई, बॉम्बे में यूनिवर्सिटी बनाई गई, ठीक है। अप टू द मिड 19th सेंचुरी, अब देखिए मिड 19th सेंचुरी की बात करी आ रही है, मतलब 1850 के आसपास की बात करी आ रही है। द कंपनीज प्राइमरी कंसर्न वाज टू इम्प्रूव द हायर एजुकेशन। अब देखिए 1850 के आसपास कंपनी का मेन जो फोकस था, मेन जो ये कह सकते हैं कंसर्न था, वो क्या था कि जो हायर एजुकेशन है उसको क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। इसके बाद आते हैं 1830s की बात करी गई है, विलियम एडम की बात यहाँ पर करी जा रही है। नाम याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या थे कि स्कॉटिश मिशनरी थे। मिशनरी मेनली वो होते थे जो क्या करते थे, क्रिश्चियनिटी को यहाँ पर प्रमोट करते थे, लोगों का कन्वर्जन कराते थे, वही यहाँ पर मेनली एक तरीके से मिशनरी थे, ठीक है। वॉज गिवन द चार्ज बाय कंपनी टू टूर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार। अब देखिए विलियम एडम को क्या कहा गया कि आप टूर पे जाइए, कहाँ के टूर पे जाइए, बंगाल और बिहार के आप टूर पे जाइए, ठीक है। और ये कहा गया कि वहाँ पे रिपोर्ट, मतलब वहाँ पे जाके देखिए कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, ठीक है। और मतलब उनकी फिर रिपोर्ट दीजिए, रिपोर्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन लोकल स्कूल, ठीक है। तो लोकल स्कूल जो वहाँ पे हैं उनकी जो एजुकेशन प्रणाली है, मतलब जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या प्रोग्रेस चल रहा है, उसकी रिपोर्ट देने को कहा गया विलियम एडम से।
ठीक है। तो आफ्टर गेटिंग एडम्स रिपोर्ट, तो जब एडम ने रिपोर्ट दी उसके बाद क्या हुआ, कंपनी टुक डिसीजन टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन। तो कंपनी ने क्या देखा कि बहुत सारी दिक्कतें हैं वर्नाकुलर एजुकेशन के साथ में, तो इन्होंने क्या कहा कि इसमें कई सारे इंप्रूवमेंट करने चाहिए। वर्नाकुलर एजुकेशन मतलब आप समझ सकते हैं जैसे हिंदी एजुकेशन, ठीक है, या हिंदी मीडियम में एजुकेशन दी जा रही थी, उसमें इनको लगा कि बहुत सारी दिक्कतें हैं और इसको बदलने की जरूरत है। किसको लगा? कंपनी को लगा। किसकी रिपोर्ट के थ्रू लगा? एडम की रिपोर्ट के थ्रू ये चीज इन लोग को लगी। अब इसके लिए इन लोग ने किया क्या? इसके लिए इन लोग ने कई सारे गवर्नमेंट पंडित, मतलब ऐसे कई सारे पंडित अपॉइंट किए। अब पंडित को ऐसे समझ लीजिए कि पहले के जो मास्टर साहब होते थे उनको क्या कहते थे? पंडित कहते थे। तो उनको सरकारी नौकरी दे दी गई, ठीक है, तो सरकारी टीचर बना दिया गया, तो उनको गवर्नमेंट पंडित कहा गया। ठीक है, तो पंडितों को, गवर्नमेंट पंडित मतलब गवर्नमेंट के टीचरों को ये आदेश दिया गया कि वो हर एक चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल, मतलब हर 4 से 5 स्कूलों में वो जाएंगे और वहां पर जो एजुकेशन सिस्टम है उसको जाके देखेंगे। ठीक है, द टास्क ऑफ पंडित वॉज टू विजिट द पाठशालाज एंड ट्राई टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग। ठीक है, और क्या है कि मतलब वहां पर जो जो टीचिंग का स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिस भी लैंग्वेज में एजुकेशन दी जा रही है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये किसको टास्क दिया गया था? गवर्नमेंट पंडित को टास्क दिया गया था। और किसने दिया था? गवर्नमेंट, जो कंपनी सरकार है उसने टास्क दिया था। ठीक है, न्यू रूटीन्स एंड रूल्स वर इंट्रोड्यूस्ड, कई सारे नए नए रूटीन्स रूल्स आ गए स्कूलों में। ठीक है, अब यहाँ पर जो है पूरी टीचिंग बदल चुकी है। अब आप देखिएगा, पता चल जाएगा आज की टीचिंग से आप इसको मैच कर सकते हैं। टीचिंग वॉज नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो पहले भारत में अगर आप देखेंगे तो टीचिंग टेक्स्ट बुक से नहीं होती थी, प्रैक्टिकल टीचिंग होती थी कि बच्चों को हर एक कला सिखाई जाती थी, हर एक स्किल दी जाती थी। ठीक है, जिससे बच्चे बड़े होके क्या होता था, कोई भी काम कर सकते थे, अपना एम्प्लॉयमेंट खुद जनरेट कर सकते थे। लेकिन अब क्या करने लग गए? किताबों से पढ़ाई होने लग गई। ठीक है, एग्जामिनेशन होने लग गए कि एग्जाम होगा, बच्चे बैठेंगे, एग्जाम में लिखेंगे, कॉपी चेक होगी, ये सब नौटंकी होने लग गई। ठीक है, स्टूडेंट वर आस्क्ड टू पे रेगुलर फीस। तो पहले फीस इसका कोई प्रावधान नहीं होता था, स्कूलों में फ्री में पढ़ाई होती थी। लेकिन अब क्या है कि फीस भी मतलब फीस भी देनी पड़ेगी पढ़ाई के लिए। ठीक है, और रेगुलर क्लासेस भी अटेंड करना पड़ेगा। पहले रेगुलर क्लासेस नहीं होती थी। पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए खेत में सीजन है, खेत में बुआई का, तो क्या होता था, बच्चे भी जाते थे अपने पेरेंट्स के साथ और बुआई करते थे। बुआई मतलब एक तरीके से सीड वहां पर जाके लगाते थे, पेड़ जाके लगाते थे, वो सब काम करते थे। तो उस समय स्कूल बंद रहा करते थे। ठीक है, और फिर जब खेतों में काम नहीं रहता था तो बच्चे वापस आते थे तो स्कूल फिर से खुल जाता था। तो इस तरीके से पहले होता था। लेकिन अब यहाँ हो गया रेगुलर क्लास होगी, रोज आओ, रोज पढ़ाई करो, ये सब चीजें यहाँ पर होने लग गई। तो प्रैक्टिकल नॉलेज पे बिल्कुल फोकस यहाँ पर जीरो हो गया। ठीक है, सिट ऑन फिक्स्ड सीट, उनको फिक्स्ड सीट कर दी गई जिसपे बैठना था और नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना था। अब आपको समझ में आ गया होगा, यही सेम चीज है जो आज भी चल रही है। तो आज की अगर एजुकेशन सिस्टम आप देखेंगे तो बिल्कुल क्या है, वो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम ही चल रहा है। ठीक है, नॉट ओनली द ब्रिटिश ऑफिशियल्स बट सब, देखिए ऐसा नहीं है कि केवल ब्रिटिश ऑफिशियल्स ये मानते थे कि ओरिएंटल लैंग्वेज जो है, ओरिएंटल जो एजुकेशन सिस्टम है वो खराब है। हाँ, इसके कई सारे इंडियंस भी थे और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन का नाम है राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय का भी ये मानना था कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो वेस्ट का अच्छा है, तो भारतीयों को साइंस के बारे में बताना चाहिए, टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहिए। अब देखिए, उनका मानना तो था, सही था कि साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहिए, लेकिन हम लोग भी कहीं पीछे नहीं थे। लेकिन बात क्या गलत थी कि केवल इंग्लिश में बताना चाहिए, वो बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय भी यही चाह रहे थे कि इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया जाए और जो ओरिएंटल एजुकेशन है उसको प्रमोट ना किया जाए। ठीक है, टू वांटेड टू स्प्रेड द इंग्लिश एजुकेशन इन दी कंट्री। द इंडियन फेल्ट दैट वेस्टर्न एजुकेशन वुड हेल्प। अब देखिए ऐसे, मतलब एक तरीके से एग्जांपल अगर दें तो राजा राम मोहन रॉय को क्या लगा, या इंडियंस को क्या लगा, वेस्टर्न एजुकेशन वुड हेल्प मॉडर्नाइज इंडिया। तो मतलब इंडिया जो है वो वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू ही क्या हो सकता है, मॉडर्न हो सकता है, ऐसा लग रहा था लोगों को। हेंस, मतलब जो उनको सपोर्ट कर रहे थे वेस्ट एजुकेशन को। ठीक है, हेंस दे अर्ज द ब्रिटिश टू ओपन मोर एंड मोर स्कूल्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। तो इन लोगों ने अर्ज किया, मतलब इस अर्ज मतलब एक तरीके से इन लोगों ने एक तरीके से क्या किया, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि अंग्रेजों के सामने
प्रस्ताव रखा कि और ज़्यादा स्कूल खोलने चाहिए, और ज़्यादा कॉलेज खोलने चाहिए, और ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ खोलने चाहिए। लेकिन इसके अगर देखा जाए तो ये तो एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू अगर आप देखेंगे, एट द सेम टाइम देयर वर इंडियंस टू। अब देखिए और भी कई सारे इंडियंस थे, जैसे महात्मा गांधी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ये लोग वेस्टर्न एजुकेशन के बिल्कुल खिलाफ थे। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय जो थे वो सपोर्ट में थे, लेकिन महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर ये क्या थे, वेस्टर्न एजुकेशन के बिल्कुल अगेंस्ट थे। ठीक है, महात्मा गांधी आर्ग्यूड दैट वेस्टर्न एजुकेशन क्रिएटेड अ सेंस ऑफ इंफीरियरिटी इन द माइंड्स ऑफ इंडियन। अब देखिए महात्मा गांधी का मानना था कि अगर वेस्टर्न एजुकेशन दी जाएगी तो इससे क्या आ जाएगी, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, इंफीरियरिटी आ जाएगी। मतलब लोग जो ज़्यादा पढ़ लिख लेंगे वो अपने को बहुत ऊंचा समझेंगे। जैसे मान लीजिए आज भी देखने को मिलता है कि अगर मान लीजिए कोई भी गाँव का बच्चा है, उसकी मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा तेज है, लेकिन उसको इंग्लिश नहीं बोलनी आती, वो हिंदी में बात करता है। और मान लीजिए एक शहर का बच्चा है, उसको ना मैथ आती है, ना साइंस आती है, ना कुछ आता, केवल अंग्रेजी बोलना आता है अच्छे से। वो अंग्रेजी बोलेगा, ये बच्चा अपने क्या फील करेगा, इन्फीरियरिटी फील करता है। उसको लगता है कि मैं ही बेकार हूँ, और इसको लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। तो वही बात इनको लगती है। तो देखिए कितनी सही बात है। ठीक है, इन द माइंड्स ऑफ इंडियन इट वुड इंस्लेव इंडियंस, और इसी वजह से क्या होता है कि ये इन पे शासन कर सकता है। तो वही बात यहाँ पर करी जा रही है जो गांधी जी ने कही है। He felt that Indian languages ought to be the medium of teaching। तो गांधी जी का क्या मानना था, गांधी जी का मानना था कि जो टीचिंग होनी चाहिए वो किस लैंग्वेज में होनी चाहिए, इंडियन लैंग्वेज में होनी चाहिए, इंग्लिश में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एजुकेशन इन इंग्लिश crippled Indians, distanced them from their own social surroundings and made them strangers in their own land। देखिए बहुत सही बात यहाँ पर कही गई है। जैसे मान लीजिए वही ये बच्चा है, ठीक है, अंग्रेज वाला, ये मान लीजिए गाँव गया। ठीक है, तो जब गाँव जाएगा तो गाँव में इसको कई सारे अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे, और कोई ऐसा तो है नहीं इंग्लिश में बात करेगा इससे। तो इसको क्या लगेगा कि मैं बिल्कुल अलग हूँ, मैं इस देश का हूँ ही नहीं। ठीक है, तो इसको अपनी मतलब अपने में ही एक स्ट्रेंजर वाली फीलिंग आ जाएगी कि मैं इस गाँव में, इस देश में एक स्ट्रेंजर की तरह रह रहा हूँ। तो वही बात महात्मा गांधी ने यहाँ पर बताई है। ठीक है, इसके बाद आते हैं एजेंडा ऑफ नेशनल एजुकेशन। अब देखिए नेशनल एजुकेशन का एजेंडा क्या है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। With the spread of nationalist movement, other thinkers also began thinking of a system of national education which would be different from the one set up by British। अब देखिए क्योंकि नेशनलिस्ट मूवमेंट धीरे धीरे करके बहुत तेजी से बढ़ रही थी। ठीक है, 1905 के आसपास अगर आप देखेंगे तो नेशनलिज्म भारत में बिल्कुल स्प्रेड हो गया था जब स्वदेशी और बॉयकॉट आया। तो वहाँ पर जो बहुत सारे थिंकर्स थे, भारत के जो थिंकर्स थे, उनको लगा कि अब हमको क्या करना चाहिए, एक एजुकेशन के लिए एक सिस्टम बनाना चाहिए जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से अलग हो। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ था कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं उन्होंने एक शांति निकेतन की स्थापना करी थी। ठीक है, कलकत्ता में, उसके बारे में थोड़ा सा दिया गया है। और भी कई सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, जैसे आप जानते होंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाया गया था 1916-1915 में। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बहुत पहले बना दिया गया था। तो ये सब इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। ठीक है, तो और भी कई सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे उसी टाइम पे, जो क्या करते थे, इंडियन जो भी कल्चर था उसको प्रमोट करते थे। जो भी लर्निंग होती थी उसको इंडियन लैंग्वेजेस में कराते थे। जो भी एजुकेशन सिस्टम था वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था। तो वो सब यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर स्टेटेड दैट क्रिएटिव लर्निंग कुड बी इनकरेज्ड ओनली विद इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। अब देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या मानना था, इनका मानना था कि अगर बच्चों में क्रिएटिव लर्निंग डालनी है, बच्चों में अगर क्रिएटिव लर्निंग को प्रमोट करना है, तो क्या करना पड़ेगा कि उनको नेचुरल इन्वायरमेंट में पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ही चूज टू सेट अप हिज स्कूल 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कलकत्ता। तो इसीलिए इन्होंने नेचुरल इन्वायरमेंट में अपना स्कूल सेटअप किया। ठीक है, कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर शांति निकेतन जो है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम भी रखा शांति निकेतन, अबोर्ड ऑफ पीस। ठीक है, मतलब एक तरीके से शांति का अबोर्ड मतलब होता है आलय। ठीक है, जगह। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर है वो क्या चाहते हैं कि नेचर से बच्चा जुड़े, तभी उसके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप हो पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है। तो क्रिएटिविटी डेवलप करने का इनका एक खास तरीका था। ठीक है, तो इस तरीके से और भी कई सारी चीजें हुई थी जो हम लोग को इस चैप्टर में देखनी थी, जो हम लोग ने यहाँ पर देखी। ठीक है, इसके अलावा और भी जो है वो आगे चल के हम लोग और अन्य चैप्टरों में देखेंगे जो भी चीजें हैं। अभी के लिए इतना ही है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कुछ। ठीक है, डेट्स नहीं बोलेंगे, ईयर्स बोल सकते हैं। 1781 में क्या हुआ था, कलकत्ता मदरसा बनाया गया था। 1791 में क्या हुआ था, हिंदू कॉलेज बनाया गया था, कहाँ पर, बनारस में। ठीक
ठीक है, याद रखिएगा ये BHU नहीं है, ये हिंदू कॉलेज है। 1835 में क्या आया था, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया था, इसको मैकुले मिनट भी कहा जाता है। 1854 में क्या हुआ था, वुड्स डिस्पैच आया था। 1901 में क्या हुआ था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट नोट्स थे जो हम लोग ने डिस्कस किए, और भी हर चैप्टर के हम लोग ने नोट्स प्रिपेयर किए हैं जिसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।